नमस्कार दोस्तों। इंफ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी रेलवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों सबरी रेल लाइन फाइनली हमें रिवाइव होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इस रेल लाइन पर एक प्रपोज्ड कार्गो टर्मिनल को लेकर फिजिबिलिटी स्टडी सैंक्शन कर दी है। दोस्तों सबरी रेल लाइन आप कह सकते हैं कि केरला का और डिलेड रेल लाइन प्रोजेक्ट है। अंगमली से एरुमेली के बीच में इसको बनाया जाएगा और 111 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। 1998 में इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद से कभी काम आगे बढ़ ही नहीं पाया। और क्योंकि इस रेल लाइन पर प्रपोज्ड थोडुपुझा रेलवे स्टेशन पर एक कार्गो टर्मिनल भी सेटअप किया जाना था रेलवेज के द्वारा, तो उसी कार्गो टर्मिनल को लेकर अभी फिजिबिलिटी सैंक्शन कर दी गई है और इससे जल्दी इस पूरी रेल लाइन का भी रिवाइवल हो चुका है। होपफुली अब हमें इसके ऊपर जल्द काम स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों एक सिमिलर सी अपडेट वेस्ट बंगाल से है, जहां पर दोस्तों रेलवेज के द्वारा वेस्ट बंगाल के अंदर निहाटी रानाघाट रेल लाइन की मल्टी ट्रैकिंग को और आगे बढ़ा दिया गया है और अभी फिलहाल इसके दूसरे फेज को लेकर लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो गई है। दोस्तों इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन दोनों सिटीज के बीच में थर्ड और फोर्थ रेल लाइन बिछाई जा रही है। 36 किलोमीटर के आसपास इसकी टोटल लेंथ है, जहां पर 11 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा पहले फेज में कंप्लीट हो चुका है और 25 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा दूसरे फेज में तैयार किया जाएगा। और इस बार स्पेसिफिकली जो रानाघाट साइड है वहां पर काम होने वाला है। फेज 2 के ऊपर 1050 करोड़ रुपीस के आसपास खर्चा आएगा। और एक बार जब यहाँ पर थर्ड और फोर्थ रेल लाइन बन जाती है तो ईस्टर्न रेलवे की सियालदा मेल लाइन के ऊपर ट्रैफिक कंजेशन कम हो पाएगा। साथ ही साथ जो सबर्बन ट्रेन और मेल ट्रेन हैं वो सेग्रीगेट होकर ऑपरेट कर पाएंगी। अगली दोस्त अपडेट लखनऊ मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन प्लान कर रही है कि लखनऊ मेट्रो को 12 बंकी तक एक्सपांड किया जाए और फिलहाल इसका प्रपोजल उन्होंने तैयार करके यूपी सरकार के पास सबमिट कर दिया है। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर लखनऊ मेट्रो के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को एक्सपांड करने की बात की गई है, जिसको रेड लाइन भी कहा जाता है। ये कॉरिडोर फिलहाल लखनऊ एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया के बीच में ऑपरेट करता है और यहाँ पर पूरी मेट्रो लाइन ऑपरेशन है। मुंशी पुलिया साइड से ही इसको 12 बंकी की तरफ एक्सपांड किया जाएगा वाया अयोध्या रोड, जहाँ पर इन बिटवीन पॉलिटेक्निक स्क्वायर, कामता स्क्वायर और मटियारी जैसे जो प्लेसेस हैं वो आपको कनेक्ट होते हुए दिखाई देंगी। अभी क्योंकि ये प्रपोजल काफी ज्यादा इनिशियल स्टेजेस में है और अभी क्योंकि सरकार के पास इसे सबमिट किया गया है, तो अभी देखना ये है कि यूपी सरकार का इसको लेकर क्या रिस्पॉन्स रहता है। अगली दोस्तों अपडेट सी प्लेन सर्विस को लेकर है, जहां पर दोस्तों हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की भी अप्रूवल आ गई है सी प्लेन सर्विसेज को लेकर, जो ऑपरेट की जाएंगी कोची और लक्षद्वीप के आइलैंड्स के बीच में। और इसको लेकर ऐसा बताया गया है कि कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मेन हब बनाया जाएगा। तो दोस्तों इन सी प्लेन सर्विस को लेकर लंबे समय से ट्रायल्स वगैरह कंडक्ट किए जा रहे थे, जहां पर प्लान ये है कि हमारे देश की वेस्टर्न कोस्ट पर स्पेसिफिकली केरला को लक्षद्वीप के बहुत सारे आइलैंड्स के साथ कनेक्ट किया जाए सी प्लेन सर्विस के थ्रू। और क्योंकि ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट हुए थे तो उसी के चलते अब अप्रूवल मिल पाई है कि यहाँ पर सी प्लेन सर्विसेज को कमर्शियल बेसिस पर ऑपरेट किया जा सकता है। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कवरत्ती, अगत्ती, कल्पेनी, कदमत, किल्टन और मिनिकोय, इन 6 आइलैंड्स के लिए सी प्लेन सर्विसेज स्टार्ट की जाएंगी। और अगर इसको बेहतर रिस्पॉन्स मिलता है तो लक्षद्वीप के और भी कई सारे आइलैंड्स को यहाँ पर इसी तरह की सी प्लेन सर्विस के साथ कनेक्ट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट प्रयागराज से है, जहां पर दोस्तों यूपी सरकार के द्वारा प्रयागराज के अंदर एक और नए रोड ब्रिज की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो बनेगा गंगा रिवर के ऊपर। और इसके लिए यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिन्होंने इसके लिए इनिशियल सर्वे वगैरह स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों ये ब्रिज स्पेसिफिकली सलोरी से हेतापट्टी के बीच में बनकर तैयार होगा। 3 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। और वैसे मैं बता दूं कि गंगा रिवर के ऊपर प्रयागराज में पहले से ही एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चालू है, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 9 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस ब्रिज का इनॉग्रेशन किया जाएगा और जिस दिन इसका इनॉग्रेशन होगा उसी दिन इस नए ब्रिज को लेकर फाउंडेशन भी रखा जाएगा। 1000 करोड़ रुपीस के आसपास इसके ऊपर खर्च आएगा और मोस्ट प्रोबेबली अब देखेंगे कि अगले 2.5-3 सालों के अंदर अंदर ये ब्रिज भी बन जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट वेस्ट बंगाल से है, जहां पर दोस्तों वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी कोलकाता के अंदर कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की रिवाइवल को लेकर बातचीत स्टार्ट हो चुकी है। और अभी ऑफिशियल्स ने वेस्ट बंगाल सरकार और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अप्रोच किया है कि स्टॉक एक्सचेंज को रिवाइव किया जाए। तो दोस्तों आज से कई साल पहले एक समय हुआ करता था जब कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंज माना जाता था। लेकिन ओवर द ईयर्स इरेगुलरिटीज और स्टॉक मैनिपुलेशन के कारण कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज को सेबी के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था और फिर धीरे धीरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इसकी जगह ले ली। अभी ऑलमोस्ट पिछले 1-1.5 दशक से यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, पर क्योंकि यहाँ पर सेबी ने भी एग्जिट नहीं लिया है तो ये पूरी तरह से बंद भी नहीं हुआ है। इसी के चलते ऑफिशियल्स ने कहा है कि इसको रिवाइव किया जाए। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो पूरी तरह से एश्योर किया गया है कि वो इसके रिवाइवल को सपोर्ट करेंगे। अब देखना ये है कि वेस्ट बंगाल सरकार यहाँ पर क्या अप्रोच रखती है।
अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर स्टेट गवर्नमेंट एक नया फर्नीचर क्लस्टर सेटअप करने जा रही है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसके लिए नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के गुडूर टाउन के पास 1000 एकर्स ऑफ लैंड आइडेंटिफाई की गई है। तो दोस्तों ये फर्नीचर क्लस्टर एक मेगा स्केल का फर्नीचर क्लस्टर होगा, जिसकी प्लानिंग काफ़ी लंबे समय से की जा रही है और फाइनली इसको लेकर लैंड वगैरह आइडेंटिफाई की गई है। ये स्पेसिफिकली चिलाकुरु मंडल के अंदर बनकर तैयार होगा, जहाँ पर फर्नीचर प्रोडक्शन से रिलेटेड हर स्टेज का काम एक सिंगल प्लेस पर होता हुआ दिखाई देगा। टिम्बर प्रोसेसिंग के लिए डेडिकेटेड जोन्स, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, लॉजिस्टिक और एक्सपोर्ट फैसिलिटीज, एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर, कमर्शियल शोरूम्स, रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी फोकस अमेनिटीज यहाँ पर तैयार होंगी। 400 से लेकर 550 के आसपास यूनिट्स को अकोमोडेट कर पाएगा और अगर इसे प्रॉपर्ली डेवलप किया जाता है तो 3500 करोड़ रुपीज़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट और 50,000 से लेकर 70,000 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर 6 मेजर रोड कनेक्टर्स के ऊपर काम कर रही है और इसको लेकर दिल्ली सरकार ने उनकी तरफ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो सबसे पहले तो जो रोड बनेगा वो UER-2 को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट करेगा। 6 लेन के इस रोड की लेंथ 17 किलोमीटर के आसपास होगी और 3500 करोड़ रुपीज का इसके ऊपर खर्च आएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और FNC एक्सप्रेसवे के बीच में भी एक कनेक्टर बनाया जाएगा 65 किलोमीटर लंबा और 7500 करोड़ रुपीज इसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। इनफैक्ट ये कनेक्टर यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और DND फ्लाईवे को भी कनेक्ट करेगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे और UER-2 के बीच में भी 17 किलोमीटर का एक और कनेक्टर बनाया जाएगा। 1500 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। और अभी दोस्तों क्योंकि इसके ऊपर प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है तो जैसे जैसे यहाँ पर काम आगे बढ़ेगा और डिटेल्स हमारे सामने निकल कर आती रहेंगी। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों अथॉरिटीज कॉरिडोर के अंतर्गत 2 बड़े स्टेशन प्लान कर रहे हैं मथुरा और आगरा के अंदर और इसको लेकर NHAIL के द्वारा लैंड आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि यूपी सरकार मथुरा और आगरा इन दोनों सिटीज़ के अंदर नए अर्बन सेंटर्स को तैयार करने वाली है। मथुरा के अंदर राया अर्बन सेंटर, जबकि आगरा के अंदर न्यू आगरा अर्बन सेंटर। और इन दोनों अर्बन सेंटर्स को प्रोपेल करने के लिए ही यहाँ पर NHAIL नए स्टेशन को सेटअप करेगा, जो कि अपने आप में गेम चेंजर होगा इन दोनों अर्बन सेंटर्स के लिए, क्योंकि इसके चलते इन दोनों अर्बन सेंटर्स के ग्रो होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हर एक स्टेशन को सेटअप करने के लिए 250 से लेकर 300 एकड़ ऑफ लैंड की यहाँ पर NHAIL को ज़रूरत है और उसी को लेकर उन्होंने आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट किया है। आगे चलकर इसको लेकर कई सारी अपडेट्स आएंगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ भी शेयर करता रहूँगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के सिद्धिविनायक टेम्पल के अगल बगल एक टेम्पल कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, जैसा कि देश की दूसरी स्टेट्स में भी किया जा रहा है। और इसको लेकर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। दोस्तों सिद्धिविनायक टेम्पल के बारे में आप जानते हैं कि मुंबई का वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टेम्पल माना जाता है। डेली बेसिस पर 25,000 से लेकर 40,000 के आसपास लोग यहाँ पर विजिट करते हैं और ट्यूसडे के दिन तो ये आंकड़ा 80,000 से लेकर 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो बेहतर क्राउड मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर एक टेम्पल कॉरिडोर बनाया जाएगा, जहाँ पर फिलहाल पहले फेज को लेकर फाउंडेशन रखा गया है। पहले फेज के अंदर एक नया एंट्रेंस गेट, एग्जिस्टिंग वॉल्स की स्टोन क्लैडिंग, रूफ कवरिंग जो कि स्पेसिफिकली होगी नॉर्थ साइड पर, फ्लोरिंग और ये भी नॉर्थ साइड पर होगी, लाइटिंग, प्लम्बरिंग, इसके अलावा 120 कार्स के लिए एक पार्किंग फैसिलिटी भी यहाँ पर क्रिएट की जाएगी। और अभी ऐसा कहा गया है कि अगले 2 सालों के अंदर अंदर पहला फेज कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।